हेलो दोस्तों, मैं दीपांशु कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टैलेंटेड बॉय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपकी कोशिका। तो कोशिका के बारे में यदि हम थोड़ी सी बात करें तो कोशिका की खोज इंग्लैंड के वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में 17वीं शताब्दी में की थी। एक बार आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि रॉबर्ट हुक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कोशिका को कौन सी शताब्दी में खोजा। तो वो खोजा था आपको 17वीं शताब्दी, यानी कि जब 1665 सन थी तो आपकी शताब्दी होगी 17वीं शताब्दी। उसके बाद बात आती है, हम आपको थोड़ा सा परिचय करा दें कि जो रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक थे उनकी वो किसी बायोलॉजी के वैज्ञानिक यानी कि जीव विज्ञान से रिलेटेड वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि वो भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक थे। तो उनका काम था लेंस को घिसना, तो वो लेंस को घिस करके माइक्रोस्कोप में सेट करके देखा करते थे। तो उन्होंने एक बार बोतल की जो ढक्कन होती है उसमें ऊपर सील बंद होती है, तो अब प्रेजेंट टाइम में वो रबड़ की आती थी, उस समय आती थी कोलकर्स सुवेरियन नामक पौधे की बनी हुई कॉर्क की। तो वो जब उन्होंने उस कोलकर्स सुवेरियन नामक पौधे की जो सीलबंद जो कॉर्क थी उसको जब उन्होंने सेक्शन काट कर माइक्रोस्कोप में रखकर सेक्शन काट कर देखा तो उन्हें क्या हुआ कि मधुमक्खी के छत्ते की समान संरचना दिखाई दी। मधुमक्खी के छत्ते की समान संरचना दिखाई दी तो उन्होंने सेलुला कहा। क्या कहा? सेलुला मीन्स। अब एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि सेलुला किस भाषा का शब्द है, तो आपको बताना पड़ेगा कि सेलुला लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। उसके बाद अगला आता है आपका रॉबर्ट हुक द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। तो रॉबर्ट हुक द्वारा पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। उसमें इन्होंने कोशिका का वर्णन किया है। माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में कोशिका का वर्णन किया गया। अगली बात आती है कोशिका। लोग कहते हैं कि कोशिका शरीर का सबसे छोटा अंग है, लेकिन ये बात गलत है। कोशिका शरीर का सबसे छोटा अंग नहीं है, बल्कि कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ये भूल मत कर देना यदि पूछा जाए आपसे कि शरीर का सबसे छोटा अंग कौन सा है और पहले नंबर पर ऑप्शन दे दिया जाए कि कोशिका, तो गलत बात है, ये ऑप्शन सही नहीं है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। अब उसके बाद आता है कि शरीर की सबसे कोशिका जो है वो आपकी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं द सेल इज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी। उसके बाद अगला आता है कोशावाद का अपवाद है। कोशावाद का अपवाद जो है आपका वो है आपका विषाणु, यानी कि विषाणुओं में कोशिका नहीं पाई जाती है। विषाणुओं में कोशिका नहीं पाई जाती है। और विषाणु के अध्ययन की शाखा की यदि हम यहीं पर बात कर लें तो विषाणु के अध्ययन की शाखा को वायरोलॉजी कहते हैं, जबकि बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के अध्ययन की शाखा को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हम आपको थोड़ी सी बात कर दें कि जब रॉबर्ट हुक ने कोशिका को खोजा तो वो कोशिका थी मृत, यानी कि जब उन्हें सेलुला टाइप मधुमक्खी के छत्ते के समान जब संरचना दिखाई दी तो वहां पर इन्हें कोशिका मिली जो कोशिका थी मृत। अब बात आती है जब इन्होंने मृत कोशिका को खोजा तो जीवित कोशिका को किसने खोजा? तो जीवित कोशिका को खोजा था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने। किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका को खोजा। उसके बाद बात आती है आपकी कि कुछ सिद्धांत हैं इसके, तो वो थे आपके कि ओमनिस सेलुला ए सेलुला किसने कहा? ओमनिस सेलुला कोशिका का जो सिद्धांत है ओमनिस सेलुला ए सेलुला ये किसने दिया? तो ये दिया आपका विर्काउ ने। अब विर्काउ को हम इंग्लिश में लिखते हैं विरचोव, तो कंफ्यूज मत होना, यदि विरचोव लिख के आ जाए तो ये आपका ऑप्शन सही है। इंग्लिश में जैसे विरचोव लिखते हैं और हिंदी में इसे विर्काउ लिखते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ये वही विर्काउ है जिन्होंने ओमनिस सेलुला ए सेलुला का मत दिया था। उसके बाद इसी क्वेश्चन को यदि घुमाकर पूछ दे और कह दे कि पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है, ये किसने कहा? तो ये भी मत दिया था आपका विर्काउ ने। किसने? विर्काउ ने। जबकि अगला पूछ दे कि वंश परंपरागत का नियम किसने दिया, तो वो दिया था आपका विर्काउ नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, तो ये तीन के तीनों नियम आपसे यदि घुमाकर पूछ दे किसी भी प्रकार से तो आपको बताना पड़ेगा कि ये नियम तीन के तीनों आपके विर्काउ नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। उसके बाद कुछ इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है उन पर हम बात कर लें कि मानव में सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है, वो कहां पर पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आपकी स्पर्म में। स्पर्म कहां पर पाए जाते हैं? स्पर्म किस में पाए जाते हैं? स्पर्म आपके पाए जाते हैं नर यानी कि मेल में। उसके बाद आता है आपका मानव में सबसे बड़ी कोशिका कहां पर पाई जाती है? तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका मादा के अंडप में पाई जाती है, मीन्स फीमेल्स के अंडप में पाई जाती है, ओव्यूल में पाई जाती है।
सबसे लंबी कोशिका कहां पर पाई जाती है? तो सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन में पाई जाती है। न्यूरॉन ये क्या है? न्यूरॉन हमारे जो माइंड होता है, ये ब्रेन होता है, ये पीछे का भाग, ये सिर के पीछे का भाग, ये ब्रेन होता है। इसमें न्यूरॉन कोशिका, न्यूरॉन नामक कोशिका पाई जाती है, जो कि सबसे लंबी होती है। अब यहीं पर बात कर लें कि लंबी और बड़ी क्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि ताजमहल बड़ा है, जबकि जो कुतुब मीनार है वो आपकी लंबी है। समझ रहे हैं? बड़ी और लंबी में सिर्फ इतना अंतर होता है। उसके बाद हम बात कर लें, थोड़ा सा उदाहरण हमने दे दिया, उसके बाद हम बात कर लें कि विभाजन रहित कोशिका क्या है। विभाजन रहित कोशिका कौन सी है? तो विभाजन रहित कोशिका के बारे में हम बात करेंगे। कोशिका का विभाजन हम आपको पढ़ाएंगे आगे कि कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन क्या है, उसके हम आगे वीडियो लेकर आएंगे। इसीलिए कहते हैं कि यदि वीडियो पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को कमेंट द्वारा अवश्य बताएं कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि हम इसी प्रकार से आपके इंटरेस्टेड टॉपिकों पर वीडियो लाते रहेंगे। उसके बाद हम बात कर लें आपके विभाजन रहित कोशिका क्या है। तो विभाजन रहित कोशिका जो है वो आपकी न्यूरॉन में पाई जाती है, जो कि ब्रेन में पाई जाती है। जब कोशिका का विभाजन नहीं होता है तो व्यक्ति की डेथ हो जाती है, क्योंकि कोशिका का निर्माण ही नहीं होगा तो व्यक्ति की डेथ तो अपने आप हो ही जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि जब कहीं पर हम बाहर निकले तो हम बाहर निकले या फिर किसी के वार करें तो सर पर वार कभी ना करें। दुश्मन के भी सर पर वार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि सर पर वार किया तो कोशिका कला जो हमारे शरीर के ब्रेन में पाई जाती है, कोशिका कला, इसके अंदर जो कोशिका कला पाई जाती है, यदि इसमें जो झिल्ली, विभाजन रहित, इसमें जो झिल्ली होती है, यदि उसमें क्षति पहुंच गई तो कोशिका का निर्माण नहीं कर पाएगी और व्यक्ति की डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। समझ रहे हैं? और इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए पुलिस जो हमारी है, यूपी पुलिस या कहीं की भी पुलिस हो, वो कहती है कि हेलमेट पहनकर बाहर निकलें। चालान भी इसी पर ज्यादा होते हैं, हेलमेट पहनकर बाहर निकलें, क्योंकि यदि आपका पूरा शरीर सुरक्षित है और यदि आपका सिर सुरक्षित है तो पूरा शरीर सुरक्षित है। क्योंकि जब शरीर की सबसे कमजोर कोशिका ये है न्यूरॉन, जो कि आपके माइंड ब्रेन में पीछे पाई जाती है, और यदि इसी की यदि क्षति हो गई तो आपकी सीधी सीधी डेथ होगी भाई साहब। इसीलिए ध्यान रखना, यदि बाहर निकले तो हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। उसके बाद हम बता रहे हैं आपको सबसे तेज विभाजन होता है। सबसे तेज विभाजन यानी कि सबसे तेज जो कोशिका विभाजन होता है वो होता है आपका लीवर यानी कि यकृत में। यदि यकृत में किसी भी प्रकार की क्षति होती तो सबसे तेज विभाजन होता है। उसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लें कि कोशिका जो सबसे छोटी इकाई है, तो जब कई कोशिकाएं मिली तो हमारा ऊतक बना। जब कई कोशिका मिली तो हमारा ऊतक बना, और जब कई ऊतक मिले तो हमारा अंग बना, और जब कई अंग मिले तो अंग तंत्र बना, और जब कई अंग तंत्र मिले तो हमारा शरीर बना। ठीक है? तो हमारा शरीर बना, और जब हमारा शरीर बना तो इसके आगे की भी थोड़ी सी कड़ियां हैं, वो भी गिनाते। वैसे यहीं तक ठीक है बायोलॉजी के लिए, लेकिन थोड़ी सी आगे बता दे रहे हैं आपकी जानकारी के लिए कि जब शरीर बना तो जब कई शरीर मिले तो आपकी जातियां बनी, और जब कई जातियां मिली तो आपका समुदाय बना। क्या बना? समुदाय। ठीक है? जिस प्रकार से ईंट मिली तो आपकी दीवार बनी, और जब दीवार मिली तो आपका एक कमरा बना, और जब आपके कई कमरे मिले तो आपका घर बना। इसी प्रकार से ये हमारा शरीर रूपी घर या घर रूपी ये शरीर है। इसीलिए कहा जाता है कि पहला धन है निर्मल काया और दूसरा धन है घर में माया। ठीक है? तो अब हम बात करें आपकी कोशिका तो यहीं पर हमने खत्म कर दी। कोशिका के बारे में जितना था वो हमने आपको ऐसे ही बता दिया। उसके बाद हम बात करेंगे आपके जीवद्रव्य की। जीवद्रव्य के बारे में यदि हम थोड़ी सी बात करें तो जीवद्रव्य की खोज डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने की थी, जबकि डुजार्डिन ने सारकोड कहा था। जीवद्रव्य को डुजार्डिन ने पहली बार सारकोड कहा। अब बात आई, जब डुजार्डिन ने जीवद्रव्य को सारकोड कहा तो जीवद्रव्य किसने कहा? जीवद्रव्य को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म किसने कहा? तो वो कहा था आपका प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। किसने? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने जीवद्रव्य को प्रोटोप्लाज्म जीवद्रव्य नाम दिया। अब प्रोटो से यदि हम एक थोड़ा सा रिलेट कर लें कि प्रोटो माने होता है पहले और प्लाज्म माने होता है पदार्थ, यानी कि जो सबसे पहला पदार्थ है वो है आपका जीवद्रव्य। वो आपका क्या है? जीवद्रव्य। ठीक है? तो यही। उसके बाद हम थोड़ी सी जीवद्रव्य के बारे में थोड़ी सी बात हम और कर लें कि जीवद्रव्य में जो प्रोटीन पाई जाती है, आपकी जीवद्रव्य में जो प्रोटीन पाई जाती है वो पाई जाती है 90 ± 2%, यानी कि 88% भी हो सकती है और या फिर आपकी 92% भी हो सकती है। उसके बाद आता है आपका जल। तो जल के बारे में यदि हम बात करें तो जल आपका 12 से 16% पाया जाता है जीवद्रव्य में। उसके बाद बात करें हम जीवद्रव्य को सबसे पहले पादपों में किसने खोजा था? जीवद्रव्य को
पादपों में सर्वप्रथम किसने खोजा? तो जीवद्रव को पादपों में सर्वप्रथम खोजा था वो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ह्यूगो वॉन मोहल। ह्यूगो वॉन मोहल ने जीवद्रव को सर्वप्रथम पादपों में खोजा। सर्वप्रथम जीवद्रव को पादपों में खोजा था वो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ह्यूगो वॉन मोहल। तो ये बात हो गई आपकी जीवद्रव की। उसके बाद जीवद्रव के बाद अगला आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो यदि हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में यदि हम बात करें और यदि अच्छी किताबों में इसका अध्ययन करें माइटोकॉन्ड्रिया का, तो हम यदि आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप फर्स्ट ईयर और इंटर किताबों में देखेंगे तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के बारे में आपको लिखा मिलेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने की थी। लेकिन नहीं, यदि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो माइटोकॉन्ड्रिया खोज में पहला ऑप्शन आपको यदि अल्टमान दे दिया गया और आपका चौथा ऑप्शन यदि कोलिकर है तो अल्टमान ने लगा करके आपको चौथा ऑप्शन कोलिकर लगाना पड़ेगा। तो हम बता दें आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने कीट की रेखित पेशियों में की थी। किसमें की थी? कीट की रेखित पेशियों में की थी। अब बात करें उन्होंने कीट की रेखित पेशियों में ही इसकी खोज क्यों की, तो हम बता दें कि मानव शरीर में क्यों नहीं की। मानव शरीर में इसलिए नहीं की क्योंकि मानव शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो बहुत कम होती है, जबकि कीट की रेखित पेशियों में जो माना है माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उन्हें माइटोकॉन्ड्रिया उनमें सबसे पहले दिखाई दी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के बारे में यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा था। किसने? माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा था अल्टमान ने। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा था अल्टमान ने, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था किसने? सी बेंडा ने। किसने? सी बेंडा ने नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया था वो आपका दिया था सी बेंडा ने। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम थोड़ी सी और बात कर रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य है वो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा एकत्र करती है, ऊर्जा को जो है अपने पास कलेक्ट करती है, ऊर्जा को उत्पन्न करती है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है ऊर्जा ग्रह, यानी कि इसे हम इंग्लिश में कहते हैं द पावर हाउस ऑफ सेल। द पावर हाउस ऑफ सेल यानी कि ऊर्जा ग्रह, ये ऊर्जा का निर्माण करती है शरीर में। और ऊर्जा जो है वो आप जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपकी दोहरी कोशिका कला की बनी होती है, जिसमें जो अंतः कला होती है उस पर जो है आपके उंगलीनुमा संरचना पाई जाती है। जब उंगलीनुमा संरचना पाई जाती है तो उन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। जो उंगलीनुमा संरचना होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी। और क्रिस्टी के ऊपर एक F1 कण पाए जाते हैं जिन्हें हम F1 ऑक्सीसोम कण कहते हैं। उन्हें हम F1 ऑक्सीसोम कण कहते हैं, जबकि जो उंगलीनुमा संरचना होती है उन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। अब हम बात कर लें कि जो ऊर्जा इसमें संचित होती है माइटोकॉन्ड्रिया में वो एटीपी के रूप में होती है। ठीक है, अब एटीपी की बात करें तो एटीपी का जो पूरा नाम है वो होता है आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एक एटीपी बराबर यदि हम बात कर लें कि एक एटीपी बराबर 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा, एक एटीपी बराबर 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा एकत्र होती है वो आपकी एटीपी के रूप में संचित होती है और इसी से आपका जो ऊर्जा, इसीलिए इसे आपका ऊर्जा ग्रह, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। तो बात हो गई आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ये आपकी जंतु कोशिका में पाई जाती है। उसके बाद बात आती है आपकी लवक की। उसके बाद बात आती है आपकी लवक की। लवक को हम इंग्लिश में कहते हैं प्लास्टिड्स। थोड़ी सी राइटिंग पे ध्यान न देकर के कंपटीशन वाले क्या है कि अपने फोकस करें कि हमें कितना कम समय में कितना मिल रहा है, उस पर ध्यान दें। राइटिंग को यदि हम थोड़ा सा संभालेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए ज्यादा चीजों को शेयर करने के लिए कम समय में तो हम राइटिंग पर ध्यान न देकर के लवक की खोज वो की थी आपके। लवक की खोज हैकल नामक वैज्ञानिक ने, लवक की खोज जिसको हम इंग्लिश में प्लास्टिड्स कहते हैं, लवक की खोज हैकल नामक वैज्ञानिक ने 1865 ईस्वी में की थी। जबकि जो लवक शब्द है, लवक शब्द वो दिया था आपका सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने। वो दिया था आपका सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, किसने? सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने लवक शब्द दिया था। अब हम बात कर रहे हैं लवक जो है वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। लवक वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तीसरा होता है आपका वर्णी लवक, वर्णी लवक
जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। उसके बाद अगला आता है आपका हरित लवक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब बात कर लें अवर्णी लवक है क्या, अवर्णी लवक कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पर वर्ण माने कलर से है और आ माने नहीं से है, यानी कि जिसमें कलर नहीं पाया जाता है वे हमारे जो लवक हैं वो आपके अवर्णी लवक कहलाते हैं, यानी कि ल्यूकोप्लास्ट कहलाते हैं। और जो अवर्णी लवक हैं वो आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, वो आपके पाए जाते हैं भूमिगत जड़, भूमिगत जड़ तथा तना में, यानी कि जो जड़ तथा तना में। इसीलिए जड़ का कोई कलर नहीं होता है, जड़ हमारी रंगहीन होती है, जबकि तना भी आपका रंगहीन होता है, तना भी आपका रंगहीन होता है। इसीलिए लेकिन तना देखने में लगता है कि वो काला सा या ब्राउन सा होता है, लेकिन तना में कोई कलर नहीं माना जाता है। इसीलिए ऐसे नाम दिया गया कि जड़ और तने में जो है आपका अवर्णी लवक पाया जाता है। उसके बाद हम बात कर लें वर्णी लवक की, तो वर्णी का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा दे दिया कि जिसमें कलर पाया जाता हो। तो जिसमें कलर पाया जाता हो वो आपका होता है वर्णी लवक। क्या होता है, वर्णी लवक। और वर्णी लवक को इंग्लिश में हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लें तो क्रोमोप्लास्ट जो है वो आपका फल और फूलों को रंगने का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, फल और फूलों को रंगने का कार्य करता है। जिस प्रकार से जो हमारे फूलों में जो कलर होते हैं, जो कलर आते हैं वो हमारे क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णी लवक के कारण ही आते हैं। किसके कारण, वर्णी लवक के कारण ही आते हैं। अगला आता है आपका हरित लवक। तो हरित लवक में क्या है, आपकी जो हरित लवक में पत्तियों, हरित लवक का काम होता है पत्तियों को रंगना। हरित लवक थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है तो इसके बारे में थोड़ा हम इसे एलाबोरेट कर लें कि हरित लवक जो है आपका पत्तियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पत्तियों में। पत्तियों में ये इस प्रकार जो पत्तियों की संरचना होती है, जब सूर्य का प्रकाश इस पर आता है तो इलेक्ट्रॉन जागृत करता है। इलेक्ट्रॉन को जब जैसे ही जागृत करता है तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ये कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण क्लोरोफिल जिसे हम कहते हैं हरित लवक की उपस्थिति में ये अपने कार्बनिक भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के बारे में यदि आपको थोड़ी सी भी जानकारी या थोड़ा सा पढ़ना हो तो हमने वीडियो बनाया प्रकाश संश्लेषण के ऊपर, तो उसमें आपको पूरी जानकारी विस्तार से मिल जाएगी। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण का पूरा वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो आपको हम बता दें कि पत्तियों में जो इलेक्ट्रॉन जब जागृत होता है तो ये कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है। उसके बाद बात आती है आपकी, जब पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है तो क्लोरोफिल आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका क्लोरोफिल ए, हम बता दें आपको क्लोरोफिल ए, और आपसे ये एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के आपके से फार्मूला पूछे गए थे। तो क्लोरोफिल ए का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका C55 H72 C55 H72 C55 H70 O5 N4 और Mg। उसके बाद बी का जो है वो है आपका C55 H72 O6 N4 और Mg। ठीक है, ये आपके क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के ये आपके फॉर्मूले। अब हम यहीं पर थोड़ी सी बात कर लें क्लोरोफिल की। तो एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। बात है कि अभी यहाँ पर बहुत से लोग क्वेश्चन उठाएंगे कि क्लोरोफिल ये कार्बन के तत्व नहीं है, हाइड्रोजन के तत्व नहीं है, ऑक्सीजन के तत्व नहीं है, जबकि नाइट्रोजन के तत्व नहीं है। लेकिन हम बात करें जब आपके एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने लेबोरेटरी में एक प्रयोग किया और पत्तियों को जला करके उन्होंने राख का प्रयोग किया। जब राख को उन्होंने जलाया और लेबोरेटरी में प्रयोग किया तो उन्हें सिर्फ मैग्नीशियम तत्व प्राप्त हुआ, और तभी से क्वेश्चन पूछा जाने लगा कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। उसके बाद आपके दो सूत्र और आते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी पूछे गए हैं, जिनका नाम इस प्रकार हम लिख दें कि कैरोटीन का जो सूत्र है वो है आपका C40 और H56। उसके बाद आता है आपका जेंथोफिल का जो सूत्र है वो है आपका C40 H56 और O2। सिर्फ इतना ही अंतर, इसमें ऑक्सीजन के दो अणु और जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, तो ये थे आपकी क्लोरोफिल की, हम थोड़ी सी बात कर ली। प्रकाश संश्लेषण इसमें थोड़ी सी हरित लवक में क्या होता है कि ये जो है हरित लवक जब पौधे में नहीं होगा तो अब हरित लवक को हम क्या कहते हैं, कोशिका का रसोई घर कहते हैं। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहते हैं, क्योंकि ये कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है। और जब ये कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है तो ये भोजन बनाता है। और भोजन कहाँ बनाया जाता है भाई साहब, किचन में। इसीलिए इसे इंग्लिश में द किचन ऑफ द सेल कहते हैं। द किचन ऑफ द सेल किसका, कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। किसको, हरित लवक को। ठीक है,
तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो आपकी दो चरणों में संपन्न होती है। पहली होती है आपकी प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक प्रक्रिया, जबकि प्रकाश संश्लेषण की अंधकारिक प्रक्रिया। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक प्रक्रिया होती है ये आपकी ग्रेना में संपन्न होती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण की अंधकारिक प्रक्रिया स्ट्रोमा में संपन्न होती है। उसके बाद हम आपको बता दें, हमने कहा पहले भी आपको बताया कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में यदि आपको विस्तार से जानकारी लेनी हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के अपनी वीडियो प्रकाश संश्लेषण के बारे में हमने एक वीडियो बनाया है, उस पर आप वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद अगला हमारा जो है वो है आपका कोशिकांग, वो है आपका राइबोसोम। तो राइबोसोम के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लें। राइबोसोम जो है वो कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है। राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है। राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है और राइबोसोम को कोशिका का इंजन कहा जाता है। राइबोसोम को कोशिका का इंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइबोसोम का कोशिका का इंजन कहा जाता है। अगला आता है आपको जो राइबोसोम है, ये आपकी कोशिका जो है आपकी कोशिका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार की होती हैं। इनके बारे में भी हम किसी दिन बात कर लेंगे थोड़ी सी विस्तार से। राइबोसोम के बारे में बात करें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 70 प्रकार के पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 80 प्रकार के पाए जाते हैं। अब इनका जो विभाजन होता है वो इस प्रकार होता है 50 + 30s, 50s + 30s, जबकि इसका होता है ये होता है 60s + 40s। भाई साहब यही होता है। और थोड़ा कंफ्यूज मत होना यदि ऑप्शन दे दिया जाए कि 80s का विभाजन क्या होगा 80s राइबोसोम का, और आपको पहला ऑप्शन दे दिया जाएगा 25s + 30s, तो आप 50 और 30 80 जोड़कर आप इसे यहाँ टिक करके आएंगे तो ये गलत होगा भाई साहब, ठीक है, ध्यान रखना। 70s का विभाजन होता है वो होता है आपको 50 + 30, जबकि 80s का होता है 60 + 40s, ठीक है। तो ये होगी आपकी राइबोसोम की बात। अब बात कर ले राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम पादपों में किसने की थी? राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम जो पादपों में की थी वो आपके वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबिन्स तथा ब्राउन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पादपों में खोज की थी। किसमें? पादपों में। और वो पादप कौन सा था? सेब की जड़ में। सेब की जड़ में जो है राइबोसोम की खोज सेब की जड़ में की गई थी रॉबिन्स तथा ब्राउन नामक वैज्ञानिक के द्वारा। अब बात आती है जब इन्होंने पादपों में की तो फिर जंतुओं में किसने की? तो जंतुओं में जो राइबोसोम की खोज की गई थी वो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पेलाडे। पेलाडे नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम की खोज की। पेलाडे नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम की खोज की जंतुओं में, जबकि पादपों में की थी रॉबिन्स तथा ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने। उसके बाद आपका अगला जो है वो है आपका गोल्जी काय। अगला जो है वो है आपका गोल्जी काय। गोल्जी काय को हम इंग्लिश में गोल्जी काय को इंग्लिश में हम गोल्जी बॉडी बोलते हैं। गोल्जी बॉडी बोलते हैं। गोल्जी काय को हम इंग्लिश में गोल्जी बॉडी बोलते हैं। और गोल्जी बॉडी की जो खोज की थी वो आपकी की थी कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने। किसने? कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने गोल्जी काय की खोज की थी। और गोल्जी काय को जो है वो आपका गोल्जी बॉडी, तो इसे हम क्या है कि इसमें बस यही थोड़ा महत्वपूर्ण है कि गोल्जी काय जो है आपका कि इसकी खोज जो किसने की थी वो आपकी की थी कैमिलो गोल्जी ने, ठीक है। तो अब अगला आपका गोल्जी काय हो गया, ठीक है। अब बात आती है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब है अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब हम कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका को, अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज के.आर. पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने? के.आर. पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज की थी, ठीक है। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका की हमने यहीं पर बात खत्म कर दी। उसके बाद अगला आता है आपका वो है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। क्रिश्चियन डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने लाइसोसोम की खोज की थी। किसकी? लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। जबकि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसमें? कोशिकाओं में। कोशिका में लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। उसके बाद अगला आता है आपका तारक काय, और यह पाया जाता है सिर्फ जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में तारक काय पाया जाता है जिसे हम इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहते हैं। जबकि तारक काय की जो खोज की थी वो आपके वैज्ञानिक थे
जिनका नाम था आपका ब्राउन करके वैज्ञानिक थे, शायद ब्राउन करके वैज्ञानिक थे, हमें याद नहीं आ रहा है, आप देख लेना। तारकाय की खोज जो की थी वो आपके सेंट्रोसोम ब्राउन करके कुछ वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी तारकाय की खोज। ठीक है, तो तारकाय की सिर्फ खोज के ही बारे में। उसके बाद अगला आता है आपका केंद्रक। केंद्रक की जो खोज की थी वो की थी आपके एक रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने केंद्रक की खोज की थी। अब बात है केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है। एक तो केंद्रक में केंद्रक कला पाई जाती है, केंद्रक को थोड़ा सा सही से पढ़ लें, केंद्रक कला पाई जाती है। उसके बाद केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। जबकि अगला इसमें क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं, क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं, जो कि हमें आनुवंशिकी के लिए आनुवंशिकी में आपको पढ़ाया जाएगा। क्रोमेटिन धागे जो कि हमारी वंशागति को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। उसके बाद इसमें अगला पाया जाता है, वो पाया जाता है आपकी केंद्रिका। केंद्रिका और केंद्रक में थोड़ा सा अंतर है। केंद्रक को इंग्लिश में हम न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस, जबकि केंद्रिका को इंग्लिश में हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। एक बार आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि न्यूक्लियोलस, डायरेक्ट पूछ दिया गया कि न्यूक्लियोलस, हिंदी में भी आपको लिख दिया गया न्यूक्लियोलस। तो हम आपको बता दें कि न्यूक्लियोलस की जो खोज की थी, केंद्रिका की खोज, वो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था केंद्रिका की खोज फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने की थी। फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने केंद्रिका की खोज की थी, केंद्रिका की खोज फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने की थी। जबकि केंद्रिका जो शब्द है वो दिया था आपका बोमेन ने। किसने? बोमेन ने। केंद्रिका शब्द आपका बोमेन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। आपको हम थोड़ा सा और बता दें कि केंद्रक द्रव्य प्लस कोशिका द्रव्य बराबर यदि हम मिलाते हैं तो आपका जीव द्रव्य बनता है। ठीक है, अगला आता है आपका गुणसूत्र। तो गुणसूत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो गुणसूत्र की खोज की थी वो आपकी की थी स्ट्रॉसबर्गर नामक वैज्ञानिक ने। किसने? स्ट्रॉसबर्गर नामक वैज्ञानिक ने गुणसूत्र की खोज की थी। जबकि गुणसूत्र जो शब्द है वो आपका दिया था डब्ल्यू वॉल्डेयर ने दिया था। अब गुणसूत्र आपके दो प्रकार के होते हैं। गुणसूत्र जो है वो आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका, एक आता है आपका गुणसूत्र, हम आपको ऐसे ही बता दें, लिख लेना आप, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है थोड़ा। गुणसूत्र आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका लैंप ब्रोस गुणसूत्र, पहला एक होता है आपका लैंप ब्रोस और दूसरा होता है पॉलीटीन। तो पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज की थी वो आपकी की थी बालबियानी नामक वैज्ञानिक ने। जबकि जो पॉलीटीन गुणसूत्र है वो आपके पाए जाते हैं ड्रोसोफिला नामक कीट में। अगला है आपका लैंप ब्रोस गुणसूत्र। ये जो आपका लैंप ब्रोस गुणसूत्र है इसकी खोज की थी फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने। जबकि ये जो है आपके पाए जाते हैं कशेरुकीय के अंडप में, कशेरुकीय के अंडप में। तो ये बात थी आपकी गुणसूत्र की। ये बात हमने आपकी ये कोशिका के जल्दी जल्दी आपके सभी कोशिकांग बता दिए हैं। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करना था, जल्दी जल्दी से कम समय में ज्यादा चीजों को कवर करने के लिए थोड़ा जल्दी से बता दिया। ठीक है, तो यदि सही से समझ में ना आया हो तो बता देना, हम दोबारा से इस वीडियो को प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और अब इसमें थोड़ा सा रह गया जैसे कि डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए का मैंने वीडियो पहले से बना रखा है। यदि डीएनए और आरएनए के बारे में यदि आपको जानकारी लेनी है और प्रकाश संश्लेषण के बारे में, तो आप हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में चले जाना और वहां से आप अपनी पूरा देख लेना वीडियो। प्रकाश संश्लेषण और डीएनए आरएनए के बारे में पूरी वीडियो देख सकते हैं। और अब आपने पूरी वीडियो देख ही ली है तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई साहब पसीना बहुत आ रहा है, थोड़ा सा जुकाम है, इसलिए आवाज में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना। उसके बाद हम बता दें आपको कि यदि हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को जरूर। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना और वीडियो को लाइक और एक बार कर देना, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है कि हमें प्रोत्साहन मिलता है, थोड़ा सा उत्साहित होते हैं कि वीडियो को थोड़ा सा और अच्छा लाया जाए आपके लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा लाइक करना, कमेंट करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ओके, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।